बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। IMF का पैकेज मंजूर होने के बाद मुल्क में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बेहतरी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, डॉलर में कुछ कमी आ रही है, हमारी जो करेंसी है वो उसमें कुछ एड हो रहा है। इसके साथ साथ IMF की टीम मुख्तलिफ पॉलिटिशियन से मिल रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड से मिल रहे हैं। इसके साथ हमारा जो मुल्क है बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है। क्या हमारे एग्रीकल्चर से जो वाबस्तगी है, क्या हम एग्रीकल्चर से वो फ़ायदा ले रहे हैं? इसके साथ साथ एक लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर सेल भी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बनाया गया है, जिसमें अस्करी इदारों को भी इन्वॉल्व किया गया है कि वो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर के मामलात हैं उनको मिल के देखेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि कंट्रीब्यूशन सब लोग सब सेक्टर से होनी चाहिए कि मुल्क में किसी तरह से बेहतरी आए, हमारी इकानमी बेहतर हो सके। इस वक्त जो हमारे एग्रीकल्चर की हमारी जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेट 45% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, एम्प्लॉयड हैं। उसके साथ हमारी जो 35% लैंड है वो हम एग्रीकल्चर वहाँ पे हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है। क्या हम इस एग्रीकल्चर में इतनी एडवांस्ड हैं? क्या जिस तरह से दुनिया अब ई एग्रीकल्चर पे चले गए हैं, क्या हम वहाँ तक पहुँच सकें? हमारी 18.9% जो GDP है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ एग्रीकल्चर पे बात करें, इकानमी की बात करें। इसके साथ साथ जो तोशाखाना केस है वो भी दोबारा समाअत के लिए मंजूर किया गया है और उसकी 12 जुलाई को उसकी समाअत। हमारे साथ मुस्तनद पैनल है। सैयद असद अली शाह साहब हैं, लीडिंग इकनॉमिक एनालिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ अमीन आशवानी साहब हैं जो पाकिस्तान के लीडिंग इकनॉमिक एनालिस्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं जो लीडिंग एनालिस्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। असद अली शाह साहब, सबसे पहले हम आते हैं हमारे जो मुल्क की हम सुनते आ रहे हैं शुरू से कि जी हमारे 70% लोग जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, 45% जो लोग हैं एम्प्लॉयड हैं वो क्या हम वाकई जिस तरह से दुनिया एग्रीकल्चर से फ़ायदे ले रही है, हमारे पास 4 मौसम, हमारे पास पानी, हमारे पास लैंड होने के बावजूद हम वो ले पा रहे हैं अभी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम ये सब्जेक्ट है सर, और उसका जवाब जो है वो तो बड़ा सीधा साधा सिंपल है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो सारे हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो दुनिया में मेरे ख्याल में कम तरीन है ज़्यादातर, सिवाय कुछ चीज़ों के। तो पानी भी हमारे पास अवेलेबल है अगर हम उसको सही मैनेज करें, और ज़मीन भी अवेलेबल है। ज़मीन एक्चुअली हमारी तकरीबन मैं समझता हूँ 30% ज़मीन जो है ना वो यूज़ होती है एग्रीकल्चर, या उससे थोड़ी सी कम मैं समझता हूँ। ज़्यादातर जैसे सिंध तो 2/3 हमारा डेजर्ट है, ठीक, और बलूचिस्तान जो है 70-80% जो है बैरन लैंड है, सबसे बड़ा वो है। और पंजाब में ज़रा रिलेटिवली ज़्यादा दरिया भी हैं और मे बी 40% वहाँ पर ज़मीन जो है वो यूज़ होती होगी। तो हमारे पास ज़मीन है, सिर्फ ये है कि रिसोर्सेज हैं। लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आप जैसे बात कर रहे थे कि प्रिसिशन इंजीनियरिंग या जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की है, उसके लिहाज से हमने अनफॉर्चुनेटली, और उसका सारा दारोमदार असल में सारे शोबों में हम इसलिए पीछे हैं कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, अब देखें ना जिस मुल्क में 50% से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते, 40% इलिटरेट लोग हैं, तो रिसर्च, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई भी नहीं है, ना होने के बराबर है। कोई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ 2-3 हैं, लेकिन वो अनकनेक्टेड हैं। तो उसमें बहुत हम बैकवर्ड हैं। मैं समझता हूँ कि अगर सही तरीके से एग्रीकल्चर हो और सही
रिसर्च और डेवलपमेंट हो और सपोर्ट हो, सही पॉलिसीज़ हो, तो काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। और हमारी एक्चुअली आप ये देखें ना, हमारी इंडस्ट्री भी जो है वो एग्रो बेस्ड है। टेक्सटाइल सारी डेवलप हुई कॉटन की वजह से, अब शायद कॉटन हमारी कम हो गई है तो बाकी चीज़ें भी हैं उसमें। शुगर इंडस्ट्री जो है वो शुगर केन की वजह से है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है फर्टिलाइज़र इनपुट है। तो ज़्यादातर हमारी एग्रो बेस्ड ही इंडस्ट्री है। तो जो इम्पैक्ट है हमारा एग्रीकल्चर का, खुद एग्रीकल्चर जैसे आपने कहा 40% लोग जो हैं उससे कनेक्टेड हैं सर, बट बाकी अगर आप इंडस्ट्री भी एग्रो बेस्ड और फिर एग्री रिलेटेड जो सर्विसेज हैं और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, उसको अगर आप लें तो ये 50-60% जो है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट है। अच्छा असद अली साहब, एक परसेप्शन यहाँ इस मुल्क में है कि हम अगर बात करते हैं ना कि हारी का अगर नाम लेते हैं, किसान का अगर नाम लेते हैं, फार्मर, तो वो कहते हैं ये बेचारा फार्मर है। तो इसको ये जो हमारे पास एक स्कूल ऑफ थॉट ये बनाए कि हाँ फार्मर बेचारा ही है, मतलब क्या दुनिया में भी ऐसा है? मतलब हम तो कहते हैं एक ज़मींदार है, ये भाई ये इसका किसान है, ये हारी है। हम मतलब उसको अनफॉर्चुनेटली जो मैंने देखा है, मे बी आई एम रॉन्ग, हम उसको बिल्कुल नीचे लेवल पे ले जाते हैं। क्या ये ठीक है? क्या हमारे मुल्क में इंजीनियर, डॉक्टर और एक प्रोफेसर, एक आईटी इंजीनियर और एक फार्मर, एक एग्रीकल्चर का एक इंजीनियर, वो भी तो फार्मर ही हो सकता है ना? उसकी वजह ये है ना कि देखें जो हारी हमारा है वो ज़्यादातर गरीब है और जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत सारा लैंडलॉर्ड जो है वो तो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म होता है। मैं भी खुद एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हूँ एक तरह से, मेरी अपनी भी ज़मीन जो है जी। तो क्योंकि उसकी हालत इस तरह की है कि लिटरेसी नहीं है और एक्सप्लॉयटेशन उसकी है, तो जिस तरह से जो करीब मज़दूर हैं या हारी हैं या और लोग हैं हमारी सोसाइटी में, देखें 70-80% जो है वो तो गरीब लोग हैं ना। तो एक्सप्लॉयटेशन हमारी सोसाइटी में है, तो फार्मर की भी है। असल तो प्रॉब्लम ये है कि उनको हमने एम्पावर नहीं किया और ये अलबत्ता एक परसेप्शन है कि हारी की जो है फार्मर की एक्सप्लॉयटेशन बाकी क्लासेस से ज़्यादा है। अच्छा जी। जैसे मतलब बहुत बात की जाती है कि जी हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा एक्चुअली तो मैं एक बात ज़रा कर लूँ कि असल में आप देखें कंपेयर टू इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा निज़ाम है उसमें हारी को 50% शेयर जो है वो मिलता है अगर उसको मतलब ज़्यादातर रूल्स ये हैं। असल में हमारी प्रोडक्टिविटी कम है और जिस तरह से बाकी शोबों में एक्सप्लॉयटेशन है वहाँ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हारी के साथ कुछ ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो लोअर क्लासेस हैं हमारे। अच्छा मैं वापस आता हूँ ना इस पे, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। आपके जो वालिद साहब हैं वो डिकेट्स जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपकी सिस्टर अभी भी MNA हैं, लेकिन जब पॉलिटिशियन अपना खिताब भी कर रहा होता है ना, वो कहता है मैं गरीब आवाम का लीडर हूँ, मैं किसान का लीडर हूँ। वो ये क्यों नहीं कहता कि मैं ज़मींदार का लीडर हूँ? मैं वापस आता हूँ, मैं आशवानी साहब एक सर ने बात कही, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप एक बिजनेस लीडर भी हैं, उन्होंने कहा कि जब तक हम एजुकेशन ठीक नहीं कर सकते तो तब तक हम किसी भी चीज़ में अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं, आप उसकी जो डायरेक्शन है वो ठीक करें, क्योंकि 97% 98% लिटरेसी रेट है श्रीलंका, उसका भी हमारे जैसा ही बुरा हाल है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? आई थिंक ऑब्वियसली लिटरेसी का तो है प्रॉब्लम, जस्ट लाइक असद ने मेंशन किया कि 40% हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं, ठीक है, एंड 30% हमारे बच्चे जो पब्लिक स्कूल जाते हैं, और पब्लिक स्कूल का आपको पता हाल क्या है, आप देख लें जो इंडिपेंडेंट जो सर्वेज आते हैं आपको पता है 20% बचते हैं, 20-25 प्राइवेट स्कूल, उसमें भी छोटे मोटे होते हैं, 5% है जो इसको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है,
और जो इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, ये वे, और उसमें से भी आज जो हाल है वो भी ब्रेन ड्रेन होकर बाहर जा रहे हैं। तो आप समझ गए कि फ्यूचर का क्या है। एजुकेशन की यहाँ एग्रीकल्चर का जहाँ तक है, आई थिंक एग्रीकल्चर में सबसे आपने जो बात कही, आप कहा क्वालिटी एजुकेशन, तो मतलब आप वर्ड फोकस बोल्ड इसको कर रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन। जी, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी तो छोड़े, 40% आपका तो स्कूल ही नहीं जा रहा है, क्वालिटी तो बात की बात है, राइट। एग्रीकल्चर में जहाँ तक आप बात करते हैं ना, एक ही की आपको एजुकेशन चाहिए, सिंसियरिटी की, कोई थोड़ा सच बोले और मुल्क के मफाद में काम करे। मैं आपको समझाता हूँ। सीड्स है, सीड में चोरियां होती है, ठीक है, 2 नंबर के सीड मिलते हैं। आज से 30 साल पहले पाकिस्तान का क्रॉप एंड इंडिया का क्रॉप अबाउट 13 to 15 मिलियन पे था। हम आज पहुंच गए 6 मिलियन पे और इंडिया हो गया 40 मिलियन पर, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा जो हमने नहीं किया, या हमने क्या करा कि हमने आधा कर दिया और वो 10 गुना बढ़ गए या 5 गुना बढ़ गए, राइट। तो क्लियरली देयर समथिंग सीरियसली रॉन्ग। तो जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, फार्म प्रैक्टिस एक चीज़ है, पेस्टिसाइड में देखिए 2 नंबर की चीज़ चल रही है। सीड्स में जब फार्मर लगाते हैं, जब क्रॉप निकलता तब पता चलता है कि सीड है क्या। रेगुलेशन होती है, इंस्पेक्शन होती है, वहाँ सारा रिश्वतें चलती है, वहाँ पता ही नहीं है। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग को पता ही नहीं है। देन आते पानी पे आप आ जाएं। ओवरऑल पाकिस्तान का अगर आप देखें, 90% ऑफ योर वाटर जो कंज्यूम होता है वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए। शहरों में 10% आता है, तो 90% आपका जा रहा है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में कहाँ जा रहा है? आपके 4 जो कैश क्रॉप है उसी में जा रहा है। अगर आप वैल्यू एडिशन अगर आप देखें ना ग्लोबली, दीज कैश क्रॉप्स आर द लोएस्ट, ठीक है। आप यूरोप में देख लें, वहाँ फ्लावर्स बना रहे हैं या हॉर्टिकल्चर हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये तो कैश क्रॉप। अच्छा चले, कैश क्रॉप की भी अगर आप यील्ड देखें तो बहुत ही बुरी है। क्यों? ये अगेन सीड फर्टिलाइजर। देन पानी पर आप आ जाएं, पानी पे तो कहानी ही कुछ और है, राइट, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक, राइट। तो पानी में भी ये प्रॉब्लम चल रहा है। कालाबाग डैम क्यों नहीं बना? क्योंकि अपर राइपीरियन लोअर राइपीरियन के हमेशा ये झगड़े चलते हैं, राइट, दुनिया भर में होता है। आप में ट्रस्ट ही नहीं है, तो वो कहते हैं पंजाब में हमारा पानी चोरी करके। टेक्निकली बहुत अच्छी चीज थी कालाबाग डैम, लेकिन इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई थी। स्टोरेज ऑफ वाटर भी हमारा प्रॉब्लम है। ये बड़े बड़े डैम बनने चाहिए, या अब दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ये बड़े डैम जो हैं वो दुनिया में डिस्करेज किए जाते हैं। छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए। मैं आपको बताऊं, बड़े भी डैम सही है, छोटे भी डैम सही है, दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। आप एक सर्टन आप लेते हैं, असेसमेंट करते हैं, सर्टन पॉइंट पे आप कर सकते हैं बड़े डैम जहां आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता, लॉन्ग टर्म सिल्टिंग सब देखते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आपकी जो नॉर्थ एंड साउथ पोल के अलावा पाकिस्तान इज़ द नंबर 1 जिसमें सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स है जो मेल्ट हो रहे हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान वाहिद ममालिक है जहाँ सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है। ग्लोबल वार्मिंग आई, सब मेल्ट हो गए। आपके डैम नहीं हो गए, आपको पता नहीं आपका हाल क्या होने वाला है, राइट। ये और इसमें वो नहीं कि पानी आएगा, वो फ्लक्चुएट करके आएगा, राइट। अगर आपके पास डैम नहीं है, आप बड़े बनाए छोटे बनाए सब बनाए, क्यों नहीं बनाए, राइट। लेकिन हम नहीं करते, क्यों? कि आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। 10 साल बड़े डैम में आपका 16-18 साल का आपका रिटर्न होता है। यहाँ सब शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। आज देखना है कि भाई आज बटन दबाओ, किससे हमारे नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे क्या है, या कोई किकबैक किस में मिल रही, सब कुछ हो रहा है। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर आप एग्रीकल्चर आकर कोई भी आप शोबा उठा ले पाकिस्तान में, मसला क्या है? मसला ये है आपको एक इकोसिस्टम बनाना है। इकोसिस्टम में होती है सिंसियरिटी, सच्चाई बोलनी, इंस्टीट्यूशन आपको बनाए। लीडरान है ना, लीडरान से हमने बहुत तकरीरें सुन ली है। वी डोंट नीड एनी मोर करिज्मेटिक लीडर्स, हमें चाहिए इंस्टीट्यूशंस। लीडर का काम है इंस्टीट्यूशन बनावे। लीडर आते जाते रहते, ये है कि उसको पूरा टर्न नहीं मिला, ये क्या 3 साल तो सबको मिले हैं ना, किसी को 5 साल में, किसी को 1 टर्म मिले, किसी को 5 टर्म मिले। इशू ये आते हैं, लीडर्स का काम होता है इंस्टीट्यूशन बनाए। दूसरे मुल्क में गवर्नमेंट आती जाती रहती है, इंस्टीट्यूशंस होती है जो डिलीवर करती है, जो रेगुलेट करती है। सीड्स में वो देखती है कि सही है नहीं, बेईमानी तो नहीं हो रही है, पेस्टिसाइड्स देखती है, ये फर्टिलाइज़र में 2 नंबर के ब्लैक के नहीं चल रही, ये रेगुलेशन होती है। यहाँ सब खुला हाथ है। ग्राउंड रियलिटी आप भी फेमिलियर, आपको पता क्या है। जब तक ये चीज़ें आप सही नहीं करेंगे, पूरा इकोसिस्टम आप एग्रीकल्चर आप कर ही नहीं सकते हैं। एजुकेशन तो आखिर में आता है, वो बात की बात है। एंड रिसर्च में तो आप छोड़ ही दें, पहले ये बेसिक हम सही करें। एंड हमारी जो यील्ड है ना, इट्स वन ऑफ द लोएस्ट, जस्ट लाइक असद से। क्यों है? रूट कॉज ये है, ये आप सही करें, आपका यील्ड भी सही हो जाएगा। एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं बैरिस्टर साहब, फिर मैं आपके पास आता हूँ।
मेरी कल एक काउंसिल जनरल से मुलाकात हुई यूएई के, फिर ऐसे ही बातें हुई। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप हमसे बहुत पीछे थे और आपने इतनी तरक्की कैसे, काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई कि मतलब आप 30 साल से वो यहाँ पाकिस्तान में हैं। मैंने कहा आपने ऐसा क्या देखा, वेयर इज़ द फॉल्ट, जबकि मैं अभी एक हालिया, आप लॉयर हैं लीडिंग पाकिस्तान, मैंने एक हालिया केस स्टडी किया, वो यूएई में था, तो वहाँ तो जरा ही नहीं होता, मतलब वहाँ तो इंस्टीट्यूशन की जो सर ने बात की, वहाँ तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है वहाँ तो उसने जो जवाब दिया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं आप उसी जवाब पे ही प्रोग्राम शुरू करते हैं, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि मेरी जो काउंसिल जनरल से बात हुई कि ये जो हमारे मुल्क के इदारे भी हैं, हमारे मुल्क में ज़बरदस्त किस्म की एक हम साथ में बड़ी एटॉमिक ताकत हैं, हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का डिफेंस सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं। उसने कहा कि इस मुल्क का जो बैरिस्टर साहब, उसने कहा इस मुल्क का जो मसला है ना, उसने कहा मैंने ये इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि वो आवाम है, वो इतना शॉर्टकट मारते हैं, वो इतना हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढ के और वो अपना काम कराते हैं। डू यू एग्री? Sir, to a certain extent yes, to a certain extent no. जियोपॉलिटिक्स का ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा रोल है, एक गेम चेंजर उनके लिए ये भी था कि उनका ऑयल निकल आया, हमारे पास जो है वो उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं आई जिस तरह उनके पास आई, और तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट येस और नो, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन बी एडेड टू दैट। देखिए, जिस वक्त आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, मुझे एग्रीकल्चर का तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैं असद भाई की बात सुन रहा था, उसी वक्त से मेरे दिल में एक चीज़ आई जो मैं चाहता था कि मैं कहूँ, और वो ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लैंड रिफॉर्म्स किए, इंडिया में आपसे पहले हो चुके थे, आज कंप्लीट हैं, ना कोई वडेरा रहा ना कोई चौधरी रहा, सारा उन्होंने डी क्लासीफाई करके और उन्होंने लैंड्स ट्रांसफ़र कर दी। हमारे यहाँ क्या होता है जी कि ज़ियाउल हक साहब आते हैं, मार्शल लॉ लगाते हैं, और ना सिर्फ वो लैंड रिफॉर्म्स को रिवर्स कर देते हैं, बल्कि सम पीपल चैलेंज लैंड रिफॉर्म्स इन द फेडरल शरीयत कोर्ट, और फेडरल शरीयत कोर्ट जो है उनको एक वन साइडेड व्यू के ऊपर अन इस्लामिक करार दे देती है, और वो आज तक अन इस्लामिक हैं, और पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो लैंड रिफॉर्म्स कर सके। अब अगर उसको लैंड रिफॉर्म्स करने हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करनी पड़ेगी, जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। लेकिन सर वही 1980 से लेके वी आर नाउ इन 2023, इट हैज़ बीन मोर देन 40 ईयर्स। उन 40 ईयर्स में आज तक हमारी पार्टीज़ में ये कंसेंसस नहीं हुआ कि हाँ लैंड रिफॉर्म्स इज़ अ नीड, एंड इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके लैंड रिफॉर्म्स करें, जैसे हमारे से बाद बनने वाले बांग्लादेश ने भी कर ली। अच्छा, बात आपकी बड़ी ज़बरदस्त है कि उसके बाद अगर 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए तो आप 18th अमेंडमेंट भी तो ले आते हैं, ऐसी आप तमाम तो लैंड रिफॉर्म में हमारी गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है? मुझे तो नहीं नजर आते, क्योंकि अभी तक देखिए ना, वो शॉर्टकट वाली बात से मैं रिलेट करूं कि कुछ तो फॉल्ट लाइंस हमारे अंदर है ना, कि 40 साल से ज्यादा एक मसला फंसा हुआ है, उसको वहीं बैक कर दिया, मतलब एक इम्प्लोजन हुई, उस इम्प्लोजन को वहीं पे बंद करके कब्र को और आप पीछे आ गए। बैरिस्टर साहब, ये आम आदमी जो हमारा नाज़रीन सुनने वाला है, ये लैंड रिफॉर्म्स को थोड़ा सा आप डिफाइन करें कि इससे एक किसान को, एक आम आदमी को इस लैंड रिफॉर्म से क्या फायदा होगा? देखिए, मैं तो क्योंकि आपको पता है कि जमीनों पे काम करता भी हूं और मैंने वो लॉ सारे देखे भी हुए हैं, पाकिस्तान के साथ भी है। जी बिल्कुल। अब जो हमारे यहाँ जो आर्काइक नेचर है लैंड रिकॉर्ड्स की, मैं हुसैन साहब आपको क्या बताऊं कि वो एंट्रीज के ऊपर आज तक चल रहे हैं। वो जो पंजाब में पटवारी और यहाँ पे जो है वो तलुका में टापेदार बैठ के कर रहा है, वो आज तक हमारे पास चल रहे हैं, और लोग वो लेके आते हैं कि भाई ये जमीन तो हमारी है, उधर से कोई और आ जाता है, वो कहता है ये देखो मेरे पास भी एंट्री है। द इशू इज कि जिस फॉर्म 7 और फॉर्म 7 और फॉर्म 2 बिल्कुल एग्जैक्टली उसी में फंसे हुए हैं। अब ये स्टार्ट कहां से हुआ था सिस्टम? ये ऐसे हुआ था कि एक, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। बुगटी साहब जो थे, इनके बारे में मशहूर है कि इतना बड़ा स्ट्रेच ऑफ लैंड दिया गया था कि एक मशहूर है, इसकी कोलैबोरेशन हिस्ट्री में मिलती है या नहीं अलग बात, लेकिन एक मशहूर बात है कि वो उनके एक ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा कि बैठो इस घोड़े के ऊपर और देखो कहां तक दुरा सकते हो, वहां तक मैं तुम्हें रिकॉर्ड में लिख के देता हूं। और फिर अलॉटमेंट के बाद सर्वे होती थी
यानी ये निज़ाम है कि पहले एंट्री हो गई और उसके बाद फिर सर्वे होता था कि आप देखोगे इसकी कितनी रही है। सर दिस इज द प्रॉब्लम। वो इतनी बड़े बड़े पीसेज एंड पार्सल्स ऑफ लैंड लोगों को दिए गए हैं जो इनहेरिटेंस के ऊपर डिवॉल्व होते जा रहे हैं। जो बंदा उनके ऊपर काम कर रहा है, जिसको आप हारी कहते हैं, जो आप कहते हैं ना, तमाम लीडर्स कहते हैं मैं किसान के साथ हूं, असल जो आइडिया था वो ये था कि इनको इनके काम की ओनरशिप दी जाए। जिस जमीन के ऊपर मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूं, मैं क्यों बैठे हुए किसी एक ऐसे आदमी को जो लंदन में बैठा इस वक्त GTV देख रहा है, मैं उसकी जमीन पे काम कर रहा हूं, मैं क्यों उसके साथ शेयर करूं? तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी गई कि आप इसका राइट जो है वो इसको दें जो उसके ऊपर काम कर रहा है। उससे इंडिपेंडेंट सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पैदा हो, मैं अपना काम खुद करूं, उसको बेचूं और उसके बाद खाऊं। और इससे जो पावर स्ट्रक्चर्स उसके ऊपर बिल्ड हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक हैं, जो पॉलिटिकल हैं, और आपको पता है कि असेंबली में ज्यादातर तो लैंड ऑनर्स ही बैठे हुए हैं, वो जो सारा एक पावर स्ट्रक्चर है, इससे वो भी टूटना था। एटलीस्ट सोच तो लैंड रिफॉर्म्स के पीछे ये थी और इंडिया ने इसको बड़ा सक्सेसफुली किया है। हम अगर इंडिया को रेप्लिकेट भी कर लेते, जो वो है आर्क एनिमी वो है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कोई अगर अच्छी चीज है तो सीख भी सकते हैं। उन्होंने जो किया हम उसको रेप्लिकेट कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको कहता हूं द मुल्ला एंड जमींदार अलायंस एंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट टाइम, उन्होंने मिलकर इसको एक ऐसा फुल स्टॉप लगाया जो आज तक लगा हुआ है। और अभी तक डिस्कशन जरूर होती हैं, वकील भी बार रूम में बैठ के कह देते हैं, लेकिन हो कुछ नहीं सकता कि हमें पता है। असद अली शाह साहब, मैंने आपसे एक सवाल भी रखा था कि आप मैं इस पे भी बात करना चाहूंगा। ये लैंड रिफॉर्म इसी पे यार, वो जो आपके वालिद साहब आपकी पॉलिटिकल फैमिली पर, आप टोटली नॉन पॉलिटिकल हैं। जब आपके वालिद साहब चीफ मिनिस्टर थे फिर भी आप अपनी गाड़ी खुद ही ड्राइव करके घूम रहे होते थे। तो वो पॉलिटिशियन, उसकी जो माइंड सेट है, वो किसान का लीडर क्यों है, वो जमींदार का लीडर क्यों नहीं है, वो एक बिजनेसमैन का, एक इंडस्ट्रियल्स का, ये वो उसको धोखे में क्यों रखता है? और जबकि जो चार्जशीट बैरिस्टर साहब ने पेश की कि वो तो लैंड रिफॉर्म करना है, सारा जमींदार वहां बैठा हुआ है, लेजिस्लेटर बैठा हुआ है, उसको जब जरूरत होती है तो वो 18th अमेंडमेंट तो ले आता है, लैंड रिफॉर्म क्यों नहीं करता? देखिए, पहली तो मैं ये अर्ज़ कर लूँ कि ये जो परसेप्शन है कि लैंड रिफॉर्म्स जो है ना नहीं हुए, उसकी वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम की जड़ है। मैं इससे एग्री नहीं करता। ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही गलत परसेप्शन है। अगर आप देखें कि हमारे पास लैंड होल्डिंग अब है कितनी, ओवर द ईयर्स 75 साल में फ्रेगमेंटेशन हो गई है। लैंड रिफॉर्म्स अयूब खान के ज़माने में, उसके भुट्टो साहब के ज़माने में हुए भी थे, ठीक है। कुछ उसमें मेल प्रैक्टिसेस हुई, कुछ उसको डिफीट किया गया और वो शायद इतने इफ़ेक्टिव नहीं हुए। लेकिन पंजाब में एवरेज जो है जो फार्मर है वो 15-20 एकड़ वहाँ पर होगा उनके पास। और सिंध में कुछ बड़े ज़मींदार कुछ एरियाज़ में हैं, जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट में हार्डली 8-10 लोग होंगे जिनकी जो है कोई 400-500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होगी। अदरवाइज़ किसी के पास जो है 100 एकड़ 50 एकड़ से ज़्यादा नहीं है। अगर आप यूरोप चले जाएं या किसी भी दुनिया में चले जाएं तो इकोनॉमिक होल्डिंग जो है वो 200-400 एकड़ तो होनी चाहिए ना, अदरवाइज आप मॉडर्न कैसे उस पर इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है कि जी क्योंकि वो काम हारी करता है तो उसको ज़मीन दे देनी चाहिए, तो फिर इस तरह से जो फैक्ट्रीज़ में मजदूर काम करते हैं तो फैक्ट्रीज भी उसको दे दें। अच्छा, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। मतलब ये कि दिस इज नॉट फेयर एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ये तो कम्युनिज्म वाली बात हो गई ना। तो असल में अगर आप देखें जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें मज़दूर को तो मतलब ये है कि उसको सैलरी मिलती है जो इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग में। यहाँ तो पार्टनर होता है फार्मर जो है आपका, और उसका 50-50 होता है। 50% इन्वेस्टमेंट सारी जमींदार कर रहा होता है, अगर सही तरीके से हो। कुछ जगहों पे एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर ये परसेप्शन का इशू है। हाँ, ये ज़रूर बात है, जिस तरह से हमारा हारी अनपढ़ है, हमारा ज़मींदार, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट किसी सेक्टर में इनोवेशन नहीं हुआ। अच्छा, हमारा जो यहाँ पे तो फार्मूला है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात। असद साहब, जो हमारे गांव विलेजेस में जो फार्मूला है वो ज़मींदार की ज़मीन भी अपनी होती है, वो उसको सारा बीज, उसको खाद, वो सारी इन्वेस्टमेंट ज़मींदार कर रहा होता है, और वो लेबर के बिहाफ पे उसको रिटर्न में जो है वो उसको 50% मिलता है।
एक छोटा सा प्लस रिस्क कैपिटल, एक छोटा सा कमर्शियल लेते हैं ब्रेक, और उसके बाद जो है वो हाशवानी साहब से बात करते हैं, क्योंकि वो भी बिजनेसमैन है और वो इस बात पे थोड़े से मुस्कुराए थे, तो हम आके पूछते हैं कि ये इस बात पे मुस्कुराए क्यों। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। हाशवानी साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि हमारा जो फार्मर है फुल कैपेसिटी में जो उसकी उजरत है वो मिल रही है, जैसे असद साहब ने बताया कि वो सिर्फ लेबर चार्जेस जो है वो 50% ले रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है। वो कहना है वन साइज फिट ऑल नहीं होता है, बहुत सारे लोकल इश्यूज होते हैं, कहीं बड़ी ज़मीन है, कहीं ये है, अरेंजमेंट क्या है। व्हाट वी हैव टू गो फॉर इज़ फेयर एंड इक्विटेबल होना चाहिए, ठीक है ना। एंड जो हारी है वो उसमें यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इतना उनको सपोर्ट होना चाहिए कि वो लैंडलॉर्ड से एक इक्वल फुटिंग पे निगोशिएट कर सके, राइट। एक सर्टन प्रैक्टिस होती है, सो वी हैव टू बी फेयर एंड इक्विटेबल। ये आपका प्रिंसिपल होना चाहिए। वो नहीं कि हारी उठा के लैंडलॉर्ड के सर पे बैठ जाए, या तो लैंडलॉर्ड उठा के हारियों को अपने जेल में रखे, जैसा बलूचिस्तान में हमने केसेस पढ़े थे, राइट। सो वहाँ अगेन इट्स अबाउट गवर्नेंस। में भी एक दो आइसोलेटेड केसेस एग्जैक्टली आइसोलेटेड है, लेकिन टू से कि सारे के सारे लैंडलॉर्ड है। जो आप मुझे पहले कहते तो मैं थोड़ा रिसर्च करके आता, बट मुझे जहाँ तक याद है आई थिंक 90% ऑफ द लैंड होल्डिंग स्मॉल टू मीडियम है पाकिस्तान में, 10% है जो लार्ज लैंड होल्डिंग्स है, 90% इज, तो वो मसला नहीं है। मसला लाइक आई सेड इज़ अबाउट द होल इकोसिस्टम, गवर्नेंस का है, इंस्टीट्यूशंस जो अपना काम नहीं करती है, सीट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का देख लें, ये आप कर लें तो ये अगर आपकी यील्ड आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आप एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, तो ये सारे का सारा। एंड एक और मैं आपको सजेशन देता हूँ, कंट्रोवर्शियल है, पानी है ना, इसको आप प्राइसिंग कर लें, इसकी आप कॉस्ट लगा दें। अच्छा जी, एग्रीकल्चर में मुफ्त में मिलता है तो आपके इतनी इनएफिशिएंट आपका पानी यूटिलाइज होता है, जहाँ सरप्लस है वो दबा के हम लोग पानी गिरना। शहर में आते लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता है, राइट। अगर आप प्राइसिंग कर लें पानी की, एक कीमत लगाते हैं, मे बी फार्मर डिसाइड करेगा यार ये इतना पानी है, मैं पैसे ले लेता हूँ, मैं पानी इतना इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं थोड़े पैसे लेकर शहर को सरप्लस। हाशवानी साहब, हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शाइक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम दिया। हेलो शाइक उस्मानी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जस्टिस साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। अभी जो आज की डेवलपमेंट वो ये है कि जो चेयरमैन पीटीआई का तोशा खाना का केस था वो दोबारा समाअत के लिए मंजूर हो गया है और 12 जुलाई को उसकी बाकायदा समाअत होगी। आप क्या देख रहे हैं आगे? देखिए, बात यह है कि तोशा खाना वाला केस जो है वो तो उसमें कोई चीज़ इनकार नहीं हो सकती, यानी वो तो खुद एडमिट करते हैं चेयरमैन साहब ने पीटीआई के कि उन्होंने वहाँ से लिए जो तोशा खाना जो तोहफे हैं उसको बेचा, वो ये सब चीज़ें एडमिटेड हैं। सिर्फ बात यह है कि वो ये कहते हैं कि मैंने जो भी किया है वो कानून के मुताबिक किया, जो भी रूल्स प्रोसीजर्स ये कहते हैं। अब वो जो केस उन्होंने शुरू किया था उसमें वो रुकावट चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि ये सुना जाए, कि तो समझे काबिल समाअत ही नहीं है ये केस। उस लिहाज से उन्होंने ऑब्जेक्शन वगैरह फाइल की हुई थी, काफ़ी अर्से तक चल रहा था ये। तो लेकिन बात तो ये है कि तोशा खाने से चीज़ें गई हैं, अब वो सही गई हैं कि गलत गई हैं या रूल्स के मुताबिक गई हैं कि नहीं गई, वो तो जब ट्रायल होगा उसी वक्त पता चलेगा ना, उससे पहले तो नहीं पता चल सकता। आप तो ये जो ट्रायल तो जरूरी है। ये जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके भी ट्रायल होने हैं, आपके जैसे साहब क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या ये मिलिट्री कोर्ट में ही होंगे और ये मिलिट्री कोर्ट में ही होने चाहिए? इस पे मेरी अपने व्यूज़ की बात नहीं, यहाँ पे तो जो कानून है वो अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट मौजूद है 1952, जिसमें कि सेक्शन 2D1 और 2 में लिखा हुआ है कि चंद वजूहात के बिना पर मिलिट्री कोर्ट के सामने सिविल लोगों का ट्रायल हो सकता है। वो अपनी जगह मौजूद है,
पिटीशंस फाइल हुई हैं कि उसको कलअदम करार दिया जाए। वो अपनी जगह पर, वो अभी तक तो कलअदम करार नहीं हुआ, तो अब वो अपनी जगह पर है। और चूंकि फौज जो है काफ़ी अपसेट है जो कुछ भी हुआ था 9 मई को, तो इसकी वजह से लगता तो ऐसे ही है मुझे कि वो चाहते यही हैं कि जिन लोगों ने इसमें ये हरकतें की हैं 9 मई को, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के सामने हो। अब ये देखने की बात है कि वो पिटीशन जो फाइल हुई है उसमें फैसला क्या होता है। जैसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में हमारे पास आज टाइम शार्ट था, आपको दोबारा तकलीफ देंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आप इस पे कोई अपना इनपुट देने चाहेंगे जो ये दोबारा जो केस खुला है और 12 मई? देखें, 2 मिनट्स तो मैं इसकी जरा थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी बता दूं और मैं बता दूं कि आगे मुझे लग क्या रहा है। जी सर। देखिए, मामला ये खान साहब ने एक स्टेटमेंट जमा कराई एसेट्स और लायबिलिटीज की। ठीक है। वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने करानी होती है। उसके अंदर इल्जाम ये है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट जमा कराई उसमें इस्लामाबाद में इस घड़ी को बेचा गया, साथ एक रसीद लगाई गई और स्टेटमेंट जमा करा दी गई एज पर 167 इलेक्शन एक्ट 2017। अब वो ये कहता है कि करप्ट प्रैक्टिस स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई बेईमानी की जाए वो आ जाती है करप्ट प्रैक्टिस के अंदर, जिसके अंदर आपको 3 साल की सजा दी जा सकती है। प्रॉब्लम इज नॉट द 3 साल की सजा, प्रॉब्लम इज कि अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो आपकी रिलीज के 5 साल तक 63(1)H कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 63(1)H ये कहता है कि उसके 5 साल तक यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द असेंबली और इवन अ मेंबर ऑफ द लोकल बॉडी। 8 साल उनके पॉलिटिकल कैरियर के माइनस हो जाएंगे अगर ये कन्विक्शन हो जाती है। तो दिस इज द रियल इशू। अब मैं आऊं कि अब इस केस में क्या हुआ। अच्छा, ये सजा देने की पावर तो जो है वो इलेक्शन कमीशन की है नहीं। इलेक्शन कमीशन सीट से डिस्क्वालीफाई कर सकती थी, वो उन्होंने कर दिया। खान साहब जीत के आए थे बाई इलेक्शंस में, उन्होंने कर दिया। अब सेशंस कोर्ट के पास ये मुकदमा आ गया जिसमें इलेक्शन कमीशन कंप्लेनेंट बनी। अब सेशंस कोर्ट ने ये देखना है कि एक बंदा जो दुबई में बैठा है, जिसके अपने कैरेक्टर एविडेंस पे कुछ डाउट है, कि वो कहता है कि ये घड़ी मैंने 9 करोड़ रुपए में खरीदी और खरीदी एक्स प्राइम मिनिस्टर से ही थ्रू हिज एजेंट जो दुबई मुझे ये घड़ी बेचने आए। अब देखना ये है कि अगर वो 9 करोड़ रुपए लिए और उसको स्टेटमेंट में नहीं डाला, दैट बिकम्स अ मिस डिक्लेरेशन, दैट वुड बी एन ऑफेंस। इसके ऊपर खान साहब ने एक एप्लीकेशन जमा कराई कि ये काबिले समाअत नहीं है, यानी दिस कोर्ट कैन नॉट हियर इट, क्योंकि इससे पहले इसके ऊपर एक इंक्वायरी हो जानी चाहिए प्रिलिमिनरी, जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, एंड देन द जज वुड फॉर्मुलेट हिज रीजंस और उसके बाद कोई इंडाइटमेंट होगी। लोअर कोर्ट ने वो एप्लीकेशन उड़ा दी और कहा ये काबिले समाअत है। खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने कानून को पूरी तरह से देखा नहीं, 8 सवाल फ्रेम किए और वापस भेज दिया। वो आज कल लगा तो खान साहब ने कहा कि मुझे एग्जेम्पशन दे, पर्सनल अपीयरेंस से मैं आज नहीं हो सकता। वो आज पे आया और आज जज साहब ने उन 8 सब, क्योंकि ऑर्डर अभी मैंने नहीं देखा, खत्म हो रहा है, मैं जल्दी से जी। अब फेट ये है कि उस ट्रायल जज ने तो कह दिया मेंटेनेबल है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी पेंडिंग है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो खान साहब ने दायर कर दिया है। एवरीथिंग इज देयर। और आखिरी स्टेटमेंट वो ये है कि मैं समझता हूं ऑन एविडेंस, मुझे ये लगता है ऑन एविडेंस खान साहब इस पे क्विट हो जाएंगे, बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन हाशवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद असद अली शाह साहब। आज हमने प्रोग्राम में कि हम बात करें कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर से किस तरह से हम इकानमी को बेहतर बना सकते हैं। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर सेल जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बनाया गया है, इसके क्या फ़वाइद होंगे। कोशिश ये है कि सारे सेक्टर मिलके हमारे इस इकानमी को किस तरह से बेहतर बना सकें। जिस तरह से हमने बात की कि 45% जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर से, और हमारी जो अहम तरीन इकानमी का टूल हो सकता है वो एग्रीकल्चर है, और होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।